हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है डीआरएल कोचिंग सेंटर पर। तो आप सभी जानते हो पिछली वीडियो हमने टॉपिक कवर किया था, कहाँ तक कवर किया था? क्या कहते हैं, जमींदार के बारे में हमने पढ़ा था। तो उपनिवेश क्या होता है, साम्राज्य बंदोबस्त क्या होता है, ठीक है। तो वो सब आपने इस टॉपिक में पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो आज हम वीडियो में सारा टॉपिक पढ़ेंगे। जोरदार का उदय, पांचवी रिपोर्ट और पहाड़ी लोगों के जीवन की विशेषताएं। तो ये आज का टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका है जोतदार का उदय। तो बच्चों जोतदार होता क्या है? तो जोतदार का मतलब होता है कि जो खेतों को जोतता है। लेकिन पहले टाइम में जो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो 99% काम किससे करवाते हैं? जोतदार से करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये आता है और किसी और को अलावा ये काम आता नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ा, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी और 19वीं सदी आई। तो 19वीं सदी से जोतदार का उदय धीरे धीरे होने लगा। जोतदार से मतलब है कि जो खेतों को जोतते थे, ठीक है। तो 19 सदी से उनका दबदबा स्टार्ट हो गया। वो इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि उनके साहूकार के पास खाते चलते थे। बहुत सारे खाते, एक खाता, दो खाता, तीन खाता, उन खाते में भर भर के पैसे आते थे, भर भर के पैसे आते थे, ठीक है ना। साहूकार क्या होता है? साहूकार हम जैसे पढ़ा हूँ, साहूकार का मतलब समझ कर सकते हो कि पहले के टाइम में बैंक नहीं होते थे। जैसा आप आज बैंक देखते हो, तो पहले के टाइम में बैंक नहीं हुआ करता था। तो उस बैंक की जगह साहूकार होते थे, जहाँ पर हम अपने पैसे जमा करवाते थे। तो उन्हीं साहूकार के पास उन पास पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे आने लगे थे, ठीक है ना। और आप देख भी रहे हो, और व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता था इनका, और हर कोई इनसे काम करवाता था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बटाईदार। ये जो होते थे बटाईदार, मतलब अगर गांव की भाषा में बात बोले तो इनको क्या हम बटाईदार कहते थे। मतलब ये गांव के खेतों को जोतते थे। जो भी पैसा वगैरह मिलता, जमींदार आधा जमींदार को देते थे और आधा अपने पास रखते थे, ठीक है ना। और जमींदार जो होते थे वो शहर में रहते थे, और जो जाट होते थे गांव में रहकर अपने गांव लोगों पर नियंत्रण करते थे। और जो पैसा वगैरह आता था अपने पास रखते थे कुछ, और कुछ जमींदार को देते थे। तो ये था आपका जोतदार के बारे में, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जमींदार ने अपने जमीनों को नीलामी से बचाने के लिए क्या किया? तो सिंपल सा मतलब है कि भाई आप टैक्स तो अगर अंग्रेज को दे रहे हो, तो आपकी किसी दिन इनकम हो रही है, किसी दिन इनकम नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर जमींदार के पास पैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में, उस हालात में क्या करेगा? तो उसके बाद से क्या क्या उपाय हैं? तो ऐसे उपाय बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तीन, एक दो तीन चार, वैसे चार पॉइंट है। तीन मेन क्वेश्चन है, क्योंकि तीन मेन क्वेश्चन का मतलब है कि तीन मतलब छह क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आएगा, इसलिए मैंने आपको 3 पॉइंट लिखा है। तो फर्जी बिक्री, तो देखो बेटा फर्जी बिक्री का मतलब है ना, वो गलत तरीके से दिखा देते हैं। मतलब जैसे जैसे आपको प्रॉपर्टी के जो पेपर होते हैं और कानूनी जो पेपर होते हैं, वो गलत तरीके से दिखा देते हैं। मतलब नाम जैसे अगर मेरा है तो किसी और के नाम पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो फर्जी बिक्री हो गई। और सबसे बड़ी बात, महिला बना संपत्ति। तो अगर आपके अगर महिला बना संपत्ति है तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि पहले टाइम में क्या था कि अगर महिला के नाम पर संपत्ति है तो उसको हम टच भी नहीं कर सकते, ना ही प्रॉपर्टी को एक स्थान से दो स्थान पर ट्रांसफर कर सकते थे, ठीक है। तो महिला के नाम पर संपत्ति करने पर अंग्रेज कभी हाथ प्रॉपर्टी को नहीं लगाते थे। तीसरा एक काम लठियालों को करें। लठियालों को मतलब होता है कि गुंडे मवाली, ठीक है ना। गुंडे मवाली का इस्तेमाल करके उनको भगा देते थे। मतलब गुंडे मवाली मतलब लाठी डंडा जो लेके होता है, उनको खेती में रखते, खेत के अंदर रखते थे। जैसे वो आते थे टैक्स लेने के लिए अंग्रेज के लोग, तो उस पर हमला कर देते थे और उनको मार के भगा देते थे। तो उनको सिंपल सी भाषा में क्या कहते हैं? लठियालों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो ये आपको अगर जमींदार ने इस तरीके से बचने के लिए उन्होंने ये सारे सारे उपाय किए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है बच्चों, पांचवी रिपोर्ट। इस चैप्टर का सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका 8 नंबर में जरूर आता है। तो पांचवी रिपोर्ट क्या है? देखो पांचवी रिपोर्ट क्या है, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। ये अंग्रेजों के द्वारा उनके साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की गई थी, ठीक है। इसलिए इसको हम पांचवी रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और इस रिपोर्ट को ब्रिटेन के संसद में 1813 में पेश किया गया था, ठीक है। इनका मेन मकसद था कि भारत के जितने भी व्यापार हो रहे हैं, जब देश हो विदेश हो, सब पर उन्हें क्या रखना, नजर रखना, अपना नियंत्रण स्थापित करना है। तो ये रिपोर्ट थी 1002 पन्नों की थी, जो प्रकाशित की गई थी ब्रिटेन के संसद में, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के साथ जो चीन का व्यापार हो रहा था, अपना आधिपत्य स्थापित करना, अपना मुनाफा कमाना, ठीक है। तो उसमें जो पढ़ लिया भारत और चीन। देखो भारत में जितने भी भारत और चीन के साथ जितने भी व्यापार हो रहे हैं, देखो दो बार चीन लिखा होगा। भारत और चीन के समय अलग अलग पॉइंट है। एक में लिखा एक अधिकार को खत्म करने के दायरे का मतलब, तो भारत का दबदबा है ना चीन के साथ, हमें खत्म कर देना है, सारा प्रॉफिट हमें मिले, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट हम देख रहे नीचे सभी को फायदा है। भारत और चीन में जितने भी व्यापार हो रहे हैं, फायदा मतलब अंग्रेज लोग चाहते हैं हम लोगों को मिले, भारत के लोगों को नहीं, मतलब हम लोगों को फायदा मिले, ठीक है ना। तो
तो लास्ट पॉइंट इसका है क्रियाकलाप और प्रशासन पर नजर रखना। क्रियाकलाप में बताया कि भारत के लोगों द्वारा जितने भी काम होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका पुलिस का हो, चाहे आपका वो पुलिस के साथ साथ जितने भी आप किसान, खेती, कुमार वगैरह जितनी भी एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी मतलब हिंदी में कहते हैं क्रियाकलाप। प्रशासन में होता है कि राजनीतिक तरीके से, मतलब पूरा हमें कंट्रोल करना उस पर, तो पूरा नजर रखना चाहते थे, पूरा आदेश पत्रक में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 5वीं रिपोर्ट बनाई। तो 5वीं रिपोर्ट बनाने का मेन मोटिव ये था कि एक पैसा ना देके टैक्स पूरा हड़प लेना, ठीक है। और उन्होंने किसानों के साथ धोखे तरीके से ये 5 रिपोर्ट बनाई थी, बाद में उन्होंने किसान को धोखा दे दिया बढ़िया तरीके से। तो ये आपको होता 5वीं रिपोर्ट, और ये आपको बहुत पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता जरूर है। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है पहाड़ी लोगों की जीवन की विशेषता। देखो सीधी सी बात है, अगर अंग्रेज के लोगों ने अगर भारत में चार राज्य थे, मतलब 4 राज्य, मतलब कि जैसे मेन एक आपका दिल्ली, क्योंकि आपकी राजधानी क्यों हुई थी, और सबसे मेन नीचे राज्य था दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरह, और उधर से आपको ऊपर से यूपी हो गया आपका, और जहाँ तक खेती आती नहीं थी उनकी उत्तराखंड वगैरह आपका हो गया, राजस्थान वगैरह ले लो, या फिर हिमाचल प्रदेश वगैरह ले लो। ये जो इनके 4 राज्य होते थे मेन में, इन्हीं से इनकी इनकम वगैरह आती थी। देखो दिल्ली तो उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, यूपी भी उन्होंने अपने अंदर स्थापित कर लिया था, दक्षिण भारत से उनका कुछ ना कुछ आ रहा था, लेकिन अब मेन इनका जो मोटिव था पहाड़ी लोगों से। पहाड़ी लोग हमारे यहाँ पर दो ही ऐसे राज्य आते हैं, एक हिमाचल प्रदेश और एक उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो पुराना नाम उत्तरांचल है और आपको पता ही होगा, ठीक है ना, तो उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड बनाया गया था। तो उनका कहने का मतलब है कि जैसा हमारे इनकम दिल्ली से सब जगह से आ रही है, लेकिन हमें यहाँ से भी इनकम चाहिए पहाड़ी लोगों से भी, ठीक है। तो अब पहाड़ी लोगों की जीवन में कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है ना। अंग्रेजों ने कैसे कैसे स्थापित किया वो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले पढ़ेंगे इनके जीवन की विशेषता क्या होती है, रहते कैसे है, क्या तरीके से होता है, इनका क्या तरीका होता है, ठीक है ना। तो अब जैसा पहले पॉइंट देखो झूम खेती, देखो जैसा आप जानते हो कि पहाड़ी लोग अक्सर झूम खेती करते हैं। झूम खेती मतलब बच्चों जो पहाड़ों पे की जाती है, ठीक है ना। पहाड़ी लोग में झूम खेती क्या करते थे, सर्कल जो गाड़ा जाता पहाड़ मतलब पहाड़ से नीचे वो खेती करते जाते पहाड़ के ऊपर ही, तो झूम खेती करते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लो कुदाल, सीधी बात है, आप जैसे जमीन पर तो खेती करनी है मिट्टी पर, आप पहाड़ पर करें तो पहाड़ पर अगर आप खेती करें तो कुदाल का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुदाल का प्रयोग करते थे खेती करने के लिए। तीसरा जो था महुआ का फूल इकट्ठा करना। अब महुआ तो गांधी हो गए, उसमें फूल भी होता है और फल भी होते हैं। फल तो हम खाते ही, लेकिन फूल होता है ना, उस फूल को इकट्ठा करके रस निकाल देते थे, उस रस को पीते थे। उसको पीने से ना शरीर की कहते हैं एकदम तंदुरुस्त हो जाती थी, और गांव के लोग अक्सर ये किया करते थे, अब महुआ के फूल को इकट्ठा करके रस निकाल के पीते थे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो काठ कोयला। काठ कोयला मतलब होता है बच्चों जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी ऊपर जो भी आप देखते हो लकड़ी वगैरह रखी जाती है, जो भी सरपत्ते वगैरह बनाए जाते हैं, वो काठ कोयला होता है। काठ कोयला बहुत मजबूत टाइप का होता है जो पहाड़ी के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहाड़ी लकड़ी होती है काफी मजबूत होती है, लेकिन उनकी भाषा में काठ कोयला बोला जाता है। और जो अगला पॉइंट आपका है इमली के पेड़ के नीचे झोपड़ी, तो अक्सर जो झोपड़ी बनाते थे ना पेड़ के नीचे बनाते थे। कौन से पेड़ के नीचे? इमली के पेड़ के नीचे। क्यों? वो पेड़ काफी छाया देता है, तो उस पेड़ के नीचे क्या बना झोपड़ी बना के रहते थे, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट पॉइंट आपका है आम के पेड़। अगर मान लो खेती करते करते थक जाते थे तो वो आराम कहाँ करते थे? आम के पेड़ के नीचे करते थे, ठीक है ना। आराम से वो सोते ताकि उनको कोई भी दिक्कत लगे ना हो, अपना आराम से काम कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीधी सी बात है, अगर आप पहाड़ पर रह रहे हो तो पहाड़ आपका गाँव इलाका होता है, ठीक है ना। और हर एक गाँव का मुखिया होता है, और उनका एक मुखिया होता था तब पूरे गाँव वालों पर नियंत्रण करता था ये, ठीक है ना, कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका मैदानी इलाकों पर हमला। कई बार जैसे होता है ना, जैसे बहुत से बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं इसी मैदानी इलाकों से होकर गुजर के जाते हैं, तो ये कभी कभी पर हमला कर देते हैं, उनका सारा सामान लूट कर अपने घर ले जाते हैं, ठीक है। उनके पास दो ऑप्शन रख देते हैं, या तो आप सारा सामान हमें दे दीजिए या फिर हमें टैक्स दीजिए, ठीक है ना। तो जो टैक्स देते हैं ना, टैक्स उसको पथकर कहते हैं। पथकर मतलब जो भी इस मान लीजिए जैसे ये हिमाचल प्रदेश है, ये हमारा गाँव है, इस गाँव से कोई अगर व्यक्ति जाता था, कोई बड़ा व्यापारी जाता था, कह रहे आपको इस गाँव से जाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। वो कर कौन सा होता है? पथकर होता है, जो हम किसको दे देते हैं? गांव वालों को दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश वाले या फिर उत्तराखंड के जितने भी गांव वगैरह होते थे उनको हम क्या दे देते हैं? बड़े बड़े व्यापारी मुखिया को पथकर दे देते हैं। तो आज का ये सारे पॉइंट्स हैं किसके बारे में थे? आपके पहाड़ी लोगों के बारे में थे, ठीक है ना। तो हमने आज का टॉपिक में क्या क्या कवर किया? जोरदार नवोदय, जमींदार अपने बिक्री को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, 5वीं रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और जो लास्ट टॉपिक आपका है पहाड़ी लोगों के जीवन की विशेषता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में ये सारा टॉपिक कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके आगे अंग्रेजों ने कैसे कैसे नियम लागू किया, किस तरीके से पहाड़ी लोगों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो खत्म करने से पहले तो आज आपके लिए क्वेश्चन है। तो जैसा आप जानते हो कि जो उत्तराखंड है, जो जैसे हम पहले उत्तरांचल कहते थे,
ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि जो उत्तराखंड है यूपी से कब अलग हुआ था, ठीक है। और क्योंकि इसका एक स्थापना दिवस भी होता है, तो स्थापना दिवस में जैसे मैं बता दे रहा हूँ 9 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन आज आपके लिए जो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ था, आपको ये क्वेश्चन है, तो सभी जो लोग अपने अपना उत्तर ढूंढ के लाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप पिन कर देना है, ठीक है बच्चों। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है कि उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।